बच्चों आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका मैं बायो की क्लास में। आपको पता है हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अभी हम इसके कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरियम दैट इज यूज्ड एज वेक्टर टू इंसर्ट जीन्स इन क्रॉप प्लांट। तो इसका नाम है बेटा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के पास एक स्पेशल डीएनए होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसको हम टीडीएनए बोलते हैं। ठीक है क्यों? और टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। तो क्योंकि इनके पास टीडीएनए होता है, सो उस टीडीएनए के होने के कारण ये किसी के भी अंदर आसानी से प्लांट के अंदर वेक्टर का काम कर सकते हैं, यानी ये आसानी से डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है, नेम 3 डिजीजेज अगेंस्ट विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल। 3 बीमारियों का नाम बताइए जिनके अगेंस्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स अब अवेलेबल हैं। तो एक तो है जी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, पीलिया जिसको बोलते हैं, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। लिवर जब इन्फ्लामेट हो जाता है तो लिवर के अंदर बेटा अपना बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो हमारी इम्पॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जिस बंदे को हेपेटाइटिस होता है, एक तो उसको येलो यूरिन आता है, उसकी स्किन येलो पड़ जाती है और उसको डाइजेशन बिल्कुल उसकी ज़ीरो हो जाती है, वो नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर पाता फूड को। और इसकी पहचान अगर हम इनका लिवर प्रोफाइल करते हैं तो इनकी ओटीपीटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी हर्पीस। हर्पीस तो एक तरह का बेटा स्किन इन्फेक्शन है, तो ये भी इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन किसके थ्रू बन गई है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और इन्फ्लुएंजा, ये तो आपको पता ही है, कॉमन कोल्ड। तो ये 3 बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अब अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, नेम 2 ह्यूमन डिजीजेस। 2 ह्यूमन डिजीजेस बताओ विच आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। 2 बीमारियां जो प्रोटीन की कमी से होती है। एक तो है जी नंबर 1 थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं होती। ठीक है, सो थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है बेटा, उसको हमेशा खून की कमी रहती है। ठीक है, फिर है एससीआईडी। एससीआईडी तो हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसमें एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम नहीं होता अपने आप कह सकते हो कि लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो जब ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स में नहीं होता तो बेटा क्या हो जाता है कि वो लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो अपनी कोई एक्टिविटी ही नहीं शो करते। तो जिस पेशेंट को सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल एड्स की तरह है बेटा। एड्स में भी हमारी इम्यूनिटी ज़ीरो होती है और सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में भी हमारी जो इम्यूनिटी की पावर होती है वो जीरो होती है। तो क्या किया जाता है, इसको कैसे रिकवर करते हैं हम लोग? इसको जीन थेरेपी से रिकवर करते हैं। एक्चुअली में जो फॉल्टी जीन है जिसके करके हमारे जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा, और अगर बन भी रहा है तो वो एरर वाला एंजाइम बन रहा है जिसके करके सारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल कन्वर्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले इन लिम्फोसाइट्स को, जो डिफेक्टिव न्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स हैं, इनको उसके बोन मैरो में से निकालते हैं। फिर इन लिम्फोसाइट्स के अंदर बेटा हम लोग वेक्टर की मदद से हेल्दी एडिनोसिन डीएमिनेज वाले एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन डालते हैं। और फिर जब हेल्दी लिम्फोसाइट्स बनने लग जाते हैं उनको दोबारा हम उसके बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट के। और अब जब पेशेंट के बोन मैरो में वो हेल्दी जीन आ जाता है जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए कोडिंग करता है, तो फाइनली क्या होने लग जाता है उस पेशेंट्स की बैकबोन में, स्पाइनल कॉर्ड में, यानी उसकी जो बैकबोन होती है उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं? हेल्दी लिम्फोसाइट्स बनने लग जाते हैं और वो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज sickle cell anemia is called molecular disease? How can sickle cell hemoglobin be identified? जो सिकल सेल एनीमिया है उसको मॉलिक्यूलर डिजीज़ क्यों बोलते हैं?
हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बड़ा आसान है बेटा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो हीमोग्लोबिन का चेंज हो जाता है, इसी के करके इसको मॉलिक्यूलर डिजीज़ बोलते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है। तो सिकल होने के कारण इनके अंदर डिफेक्टिव, सिकल शेप होने के कारण इनके अंदर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, जिससे जो इनके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, और फाइनली ऐसे पेशेंट्स में ऑक्सीजन की तो कमी रहती है, ब्लड की भी कमी रहनी शुरू हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। इस बीमारी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है बेटा, प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है, उसके इस्तेमाल से हम इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियन, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोलते हैं प्लांट का? मैंने आपको पहले बता दिया था ना, TDNA होता है इसके पास। तो देखिए, एग्रोबैक्टीरियम को जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास नेचुरल एबिलिटी होती है ट्रांसफ़र करने की DNA को, क्योंकि इनके पास होता है TDNA, तो ये आसानी से अपनी इनकी एबिलिटी होती है, ये DNA को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम देयर प्लाज्मिड इनटू द प्लांट जीनोम अपॉन इन्फेक्शन ऑफ द सेल at wound site and cause an unorganized growth of cell mass called crown gall। तो सिंपल इतना याद रखना है, इसको नेचुरल इंजीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम के पास एक स्पेशल DNA होता है जिसको हम ट्रांसफ़र DNA बोलते हैं। तो क्योंकि इसके पास ट्रांसफ़र DNA होता है तो इस करके हम इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं प्लांट का। फिर अगला सवाल आ गया बेटा आपके लिए, अगला सवाल है व्हाट इज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है? ठीक है, अगर हम लेटेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लें तो जितने भी फॉरेन डिज़ायर जीन हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं सेल्स में और टिश्यू कल्चर सिस्टम्स में, और जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना सकते हैं। इसी को जो लार्ज प्रोडक्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हो रही है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इनकी जो प्रोडक्शन हो रही है इसको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बेटा? जिसमें प्लांट्स में हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। वाइट रेवोल्यूशन क्या? मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का बनना। फिर उसके बाद आ गया जी क्राई प्रोटीन क्या? कल भी मैंने आपको बताया था, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट, हाउ हैज़ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू इट्स बेनिफिट। तो क्राई प्रोटीन होती है जी, ये टॉक्सिक होती है, जो हमें टॉक्सिन होती है जो हमें मिलती है कुछ लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट, क्राई प्रोटीन जो होती है वो हमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में मिलता है, जो हम बीटी कॉटन नाम का प्लांट बनाते हैं, उसके अंदर हम बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया डाल देते हैं, और उस बैक्टीरिया के पास बेटा ये टॉक्सिक प्रोटीन होती है, उसका जीन हम यूज़ करते हैं, और फाइनली जब इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है कॉटन के प्लांट को, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, ख़राब नहीं कर पाता कॉटन की फसल को। क्यों? क्योंकि कॉटन के जो ये प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलर जीन होता है। अच्छा, और इसको किससे बनाते हैं? बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। आपको मैंने बताया मैन ने ढेर सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना ली हैं इस जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद, जो इसको हमको कहाँ से मिलता है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम बैक्टीरिया से। और इस बैक्टीरिया से जो ये हमें जीन मिलता है, इसको हम जब DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू प्लांट्स में डाल देते हैं तो उन प्लांट्स को हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं, यानी उन प्लांट्स के ऊपर किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं करता। Which type of insects are killed by protein produced by some strains of Bacillus thuringiensis? So Bacillus thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया है, उसके अगर हम क्राई प्रोटीन को यूज़ करेंगे तो किस किस तरह के इंसेक्ट्स को किल किया जा सकता है? एक तो बेटा लेपिडोप्टेरन्स,
जो टोबैको, बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म भी कहलाते हैं। फिर कोलियोपेट्रंस पटेरेंस जिसको हम बीटल्स भी बोलते हैं, डायपटेरेंस जिसको हम फ्लाइज और मॉस्किटोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट बी क्रिएटेड। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बना सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बेटा डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी तो है, हमारी मर्जी का फॉरेन डीएनए जिसके ऊपर हमारी मर्जी के हेल्दी जीन्स हैं, उनको जब हम प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर डाल देते हैं, उनके डीएनए के अंदर उनको इंसर्ट करवा देते हैं अलग अलग एंजाइम्स की मदद से, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होता है, और वो फॉरेन डीएनए हमने उनके अंदर डाला है ताकि हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले और ताकि वो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए और उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो जाए। नेम द ट्रांसजेनिक काउ विच प्रोड्यूसेस ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क। तो पहली ट्रांसजेनिक काउ जो बनाई गई थी उसका नाम था रोजी, और ये क्या करती है? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क प्रोड्यूस करती है, 2.4 गैलन अ लीटर, ग्राम्स अ लीटर। इस मिल्क में आपको ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिमिन, ठीक है, लैक्टोल्ब्यूमिन और मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोडक्ट मिलते हैं ह्यूमन बेबीज़ के लिए, दैट नेचुरल काउ मिल्क। तो इस तरह की जेनेटिकली इंजीनियर्ड काउ का जब मिल्क पीते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ मिलती है बेबीज़ को। नेक्स्ट है जी, हाउ पेटेंट इज़ गिवन। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो सुन लो बेटा। पेटेंट होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आपने मैगी के ऊपर छोटा आर देखा होगा, कोलगेट की पेस्ट के ऊपर छोटा आर देखा होगा। सो आर का मतलब होता है रजिस्टर कर लेना कि मैगी को सिर्फ नेस्ले कंपनी बना सकती है, ठीक है। तो इसी तरह पेटेंट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को बुक करवा लेना, उसको लॉक करवा लेना कि कोई दूसरा उसको प्रोड्यूस ना कर पाए। तो पेटेंट कैसे दिया जाता है? फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशन। अगर किसी ने नया प्रोडक्ट बनाया, इन्वेंशन किया, तो उसकी इन्वेंशन कोई और ना क्लेम करे तो वो पेटेंट ले सकता है। टेक्निकल नोन हाउ के करके नई टेक्नोलॉजी के लिए भी पेटेंट ले सकता है। न्यू डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट के लिए भी पेटेंट ले सकता है। मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड अर्लियर इन्वेंशन के लिए भी पेटेंट ले सकता है। सो बेटा सिंपल पता क्या है पेटेंट? पेटेंट में मैं आपको बताता क्या होता है। पेटेंट में सिंपली हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को जो हम लोगों ने इन्वेंट किया या जो हम ग्रो कर रहे हैं, होम ग्रोन कर रहे हैं, ताकि कोई और उसकी कॉपी ना बना सके या कोई और उसको क्लेम करके उसकी प्रोडक्टिविटी से जो फाइनेंशियल फ़ायदा होगा उसको ना उठा सके। आपको बताना चाहूँगा पेटेंट का किस्सा कि एक बंदा था, वो अमेरिका से आया, तो उसने यहाँ पे जो पॉपी प्लांट होता है, अफीम, नीम के बीज वो ले गया अमेरिका में और वहाँ पे जाके उसने नीम के बीज को पेटेंट करवा लिया, और जितने नीम प्लांट प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो उसी को पैसे मिल रहे थे, क्योंकि वो नीम प्लांट को आपको पता है कि कितना यूज़ होता है मेडिसिन के अंदर। तो वो जितने नीम प्लांट वहाँ पे यूज़ होते थे, जितने प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि उसने उसका पेटेंट लिया हुआ था नीम का, तो वो बहुत अमीर हो गया। तो इस तरह से बेटा जब आप पेटेंट ले लेते हो किसी प्रोडक्ट का, किसी कॉन्सेप्ट का, किसी टेक्नोलॉजी का, तो वो टेक्नोलॉजी या कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आपसे बिना पूछे नहीं बना सकता, नंबर 1। और नंबर 2, अगर वो ऐसा कुछ करता भी है तो आपकी मर्ज़ी से अगर वो लेता है तो आपको उसका शेयर भी देता है, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था। होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।